तो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कोई स्मूथ रॉड है, जिसको दोनों सिरों से फिक्स कर दिया है। अब इस रॉड में हम एम मास की किसी मोती को या किसी रिंग को पिरो दिया है। अब देखो रिंग को हम किसी हल्की स्प्रिंग से जोड़ देते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और स्प्रिंग को खींच करके इसके दूसरे सिरे को फिक्स कर देते हैं। अब हमको दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है और इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ भी h है और स्टार्टिंग में जो स्प्रिंग है वो वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल बना रही है। ये तो साफ-साफ दिख रहा है कि अभी स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ से ज़्यादा है, मतलब स्प्रिंग थोड़ी बहुत खींची होगी। अब देखो इस रिंग को हम रेस्ट से रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमको पता है कि स्प्रिंग फोर्स के कारण ये रिंग फिसल करके पीछे आएगी। तो बस हमको पूछा है कि रिंग जब अपनी मीन पोज़ीशन से पास होगी या जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर होगी, उस इंस्टेंट पर इस रिंग की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है ना? हमको अच्छे पता है कि छोड़ेंगे तो रिंग फिसल कर पीछे आएगी, फिर आगे जाएगी, फिर पीछे आएगी, ऐसे ऑस्किलेट करेगी और हमको अच्छे पता है कि रिंग आगे-पीछे ऑस्किलेट करेगी तो बताओ रिंग जब अपनी मीन पोज़ीशन या इक्विलिब्रियम पोज़ीशन से पास होगी तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, है ना? हमको कॉमन सेंस भी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट करे तो मीन या इक्विलिब्रियम पोज़ीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। बस मीन पोज़ीशन पर रिंग की वेलोसिटी निकालनी है, मतलब इनडायरेक्टली इस रिंग की मैक्सिमम स्पीड निकालनी है ना? स्टार्ट करते हैं। वही स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ तो h है, लेकिन शुरुआत में स्प्रिंग खींची होगी ना, तो चलो देखते हैं कि शुरू में स्प्रिंग की टोटल लेंथ कितनी होगी वो देखते हैं। तो आराम से बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हो ना? इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल 37 डिग्री है, बेस h है, तो हाइपोटेनस तो ज़्यादा होगा इससे h cos थीटा नहीं h sec 37 होगा, ठीक है? डायरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन अगर इतनी बुद्धि नहीं हो तो चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो कि बताओ इस ट्रायंगल में बेस h है, हाइपोटेनस कितना होगा वो देखना है। तो बताओ बेस और हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है? cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो cos थीटा 37 इक्वल टू बेस कितना है h, अपन हाइपोटेनस निकालना है। इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा h अपन cos 37, ये इसको h और 1 अपन cos 37 को sec 37 बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना कि अभी तुम्हें बेवकूफ टाइप से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आना चाहिए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस h है तो हाइपोटेनस ज़्यादा होगा, इससे h cos 37 नहीं h sec 37 होगा। हमको पता है कि cos 37 कितना होता है? 4/5, तो sec 37 5/4। तो बताओ शुरुआत में स्प्रिंग की लेंथ कितनी होगी? 5h/4 होगी। बस इसमें स्ट्रेचिंग भी निकाल सकते हैं ना? तुम खुद बताओ कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ h है और अभी खींच करके इसकी लेंथ 5h/4 हो गई है। तो बताओ अभी स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग कितनी होगी? 5h/4 माइनस h, मतलब h/4। है ना? तुम खुद बताओ स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ 100 सेंटीमीटर हो और खींच करके इसकी लेंथ 105 हो गई हो, तो स्ट्रेचिंग कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी ना? तो वैसे यहाँ भी वही स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ तो h है और अभी खींच करके इसकी लेंथ 5h/4 हो गई है, तो स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग कितनी होगी? 5h/4 माइनस h, मतलब h/4। तो बस हम बोल सकते हैं कि शुरू में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ के कंपैरिजन में h/4 जितनी खींची होगी और जो खींचा होता है उसको स्प्रिंग की लैंग्वेज में x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुरू में स्प्रिंग h/4 जितनी खींची होगी। अब देखो, अब इस बीड को हम रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बताओ स्प्रिंग फोर्स के कारण ये फिसलती हुई पीछे आएगी। तो बस हमको देखना है कि जिस इंस्टेंट पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होगी, है ना? या जब ये बीड अपनी मीन पोजीशन से पास होगी, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो चलो स्टार्टिंग पोजीशन को इनिशियल और रिंग जब अपनी मीन पोजीशन से पास होगी उसको फाइनल। तो तुम देखते ही बताओ कि इनिशियल से फाइनल के बीच बेस्ट इक्वेशन कौन सी रहेगी बताओ? एनर्जी कंजर्वेशन। बस तुम देखते ही बताओ। हाँ, ये तुम देखते ही बताओ कि एक तो रिंग को हमने छोड़ दिया है, तो रिंग बिल्कुल फ्रीली मूव कर रही है, कोई पकड़ करके थोड़ी ले आ रहे हैं। तो बस रिंग को छोड़ दिया, मतलब एक तो रिंग फ्रीली मूव कर रही है और दूसरा रिंग और रॉड के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। तो बस हमको पता है
कि रिंग बिल्कुल फ्रीली मूव कर रही है और फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लग रहा है, तो इसकी एनर्जी में लॉस नहीं होगा। तो इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो बस इनिशियल से फाइनल के बीच क्या लगा देंगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। बस एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। बस आराम से वैल्यू रखते हैं। पहले के इनिशियल तो बताओ, इस रिंग को रेस्ट से रिलीज किया था, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 प्लस यू इनिशियल। तो हमको पता है कि रिंग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, इससे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होगा, केवल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में ही चेंज हो रहा है। तो यू इनिशियल स्टार्टिंग में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ, स्टार्टिंग में स्प्रिंग की टोटल लेंथ भले ही 5h/4 हो, लेकिन स्प्रिंग में खिंचाव कितना है? h/4। तो स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग h/4 है, तो स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के और x होता है स्प्रिंग में खिंचाव h/4 का स्क्वायर इक्वल टू के फाइनल। तो मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी v फाइनल मानी है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर प्लस u फाइनल। तो बताओ, फाइनली है ना? तो बताओ कि इस पोजीशन पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आ गई है। तो द स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गई है, तो स्प्रिंग में खिंचाव 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v फाइनल आ जाएगा, या तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास v फाइनल आएगा, ये h/4 रूट k/m इतना आ गया, है ना? अभी इसको ऐसे किया, बाकी तुम थोड़ा-सा शॉर्ट में भी लिख सकते थे। ये बताओ, इस बार इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते थे कि डिक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी। तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर थी और लास्ट में 0, तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज़ कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स की जगह h/4 का स्क्वायर इक्वल टू इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। उससे भी आंसर वही आएगा और पता है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे फटाफट फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो, तुम सोच के बताओ कि अभी तो, है ना, अभी तो रिंग और रॉड के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ थी और ये रिंग बिल्कुल फ्रीली मूव कर रही थी, इससे एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। बाकी बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर रिंग और रॉड के बीच सरफेस रफ होती तो क्या लगाते? तब मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। हमको पता है कि रिंग और रॉड के बीच सरफेस रफ होती तो फ्रिक्शन लगता, उसके कारण एनर्जी में लॉस होता, तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाते, फिर मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते। और अगर सरफेस स्मूथ होती लेकिन रिंग फ्रीली मूव नहीं करती, उसकी जगह हम पकड़ कर ले आते हैं और पकड़ कर के ले जाने में हमको कितना वर्क करना पड़े ऐसा पूछे, तब भी मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, मैंने इसीलिए बताया था कि कभी भी ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव कर रहा हो और फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लग रहा हो, तब तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। और उसमें कोई भी वायलेशन हो या दाल में थोड़ा-सा भी काला हो, तो तुरंत मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। हाँ बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने यहाँ लिख दी है, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई सिलिंड्रिकल ड्रम है ना? वही मतलब हॉलो सिलेंडर है। तो हमको दे रखा है कोई हॉलो सिलिंड्रिकल ड्रम है जिसकी रेडियस r है। अब देखो, इस ड्रम के अंदर m मास का कोई छोटा-सा ब्लॉक रखा है, ठीक है? और वही हमको दे रखा है कि ड्रम और ब्लॉक के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो ऑब्वियसली शुरू में तो ये ब्लॉक अपनी लोएस्ट पोजीशन पे ही रहेगा। अब देखो, अब हम ऐसा कर रहे हैं कि इस ड्रम को कुछ भी करके एक-एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो हमको पता है कि ड्रम को आगे की ओर एक्सेलरेट करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा, तो उसके कारण ड्रम के रिस्पेक्ट में ब्लॉक पीछे की ओर जाएगा। तो बस हमको पूछा है कि ड्रम के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक वर्टिकल से मैक्सिमम कितना एंगल डिफ्लेक्ट होगा, वो देखना है। और फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कि जब ड्रम के रिस्पेक्ट में ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा, तब इसका डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, वो देखना है। हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि ड्रम को ए के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की ओर एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक पीछे की ओर स्लाइड करेगा ना। तो बस ब्लॉक का अ, ड्रम के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, वो देखना है। तो चलो, सबसे पहले तो, है ना, इस क्वेश्चन की शक्ल देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें स्यूडो फोर्स का यूज़ करेंगे ना,
मैंने चमका कर बताया था कि पूरी फिजिक्स में कभी भी पूरी पूरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही हो तो फोटो देखते ही आना चाहिए कि स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि स्यूडो फोर्स का यूज करने के लिए हम ड्रम के अंदर से देखते हैं, मतलब ड्रम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और अंदर से देखने पर इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इस ब्लॉक पर एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और दूसरा स्यूडो फोर्स। तो बताओ, है ना, बताओ। ये पूरा पूरा ड्रम आगे की ओर एक्सलेट हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पर इस ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर। mg भी कांस्टेंट है और ma भी कंप्लीटली कांस्टेंट रहेगा, वैल्यू भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। और हमको पता है कि स्यूडो फोर्स के कारण ड्रम के रिस्पेक्ट में ब्लॉक पीछे की ओर स्लाइड करेगा, है ना भाई? स्यूडो फोर्स के कारण ड्रम के रिस्पेक्ट में ब्लॉक पीछे की ओर स्लाइड करेगा, और हमको पता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना? बताओ, थोड़ी सी भी रिलेटिव वेलोसिटी बची तो और ऊपर जाएगा, बाकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर एक इंस्टेंट के लिए फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बस तुम आराम से बताओ कि रेस्ट से रिलीज, है ना, रेस्ट से रिलीज कर रहे थे मत, तो इसकी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी भी 0 थी, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर एक इंस्टेंट के लिए फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। बस इस ब्लॉक का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा वो देखना है। तो चलो ऐसा करते हैं कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसको इनिशियल और इस पोजीशन को फाइनल। तो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इस बार इनिशियल से फाइनल के बीच बेस्ट इक्वेशन कौन सी रहेगी? ये बताओ, इस बार बेस्ट इक्वेशन कौन सी रहेगी? मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बस तुम आराम से बताओ कि बताओ, सरफेस स्मूथ है ना, तो तब ब्लॉक पर एक तो ये होता है, एक तो ब्लॉक को छोड़ दिया मतलब ब्लॉक फ्रीली भी मूव कर रहा है, और सरफेस स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लग रहा है। तो ध्यान रखना कि फ्रीली मूव कर रहा है और फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लग रहा है, लेकिन इस ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स नाम का एक अजीब टाइप का फोर्स लग रहा है। तो ध्यान रखना कि फ्रिक्शन जैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो नहीं है, लेकिन ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स जैसा अजीब फोर्स लग रहा है। और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी पार्टिकल पर अगर कोई स्यूडो फोर्स जैसा कोई अजीब फोर्स लगे तो भी रिस्क नहीं लेंगे, तब भी हम मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाएंगे। तो बस इनिशियल से फाइनल के बीच मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क डन बाय अस मतलब हम जो वर्क करते हैं वो, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन जो वर्क करते हैं वो कहाँ जाएगा? कुछ तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और कुछ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इस बार ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स जैसा अजीब फोर्स लग रहा है, तो इसके वर्क डन को एलएचएस में और जोड़ देंगे, मतलब प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, ये भी आएगा। तो बस अब वैल्यू रखते हैं, है ना, इसमें वैल्यू रखते हैं। चलो पहले वर्क डन बाय अस तो बताओ, छोड़ दिया, फ्रीली मूव करा है, हम पकड़ करके नहीं ले रहे हैं, तो वर्क डन बाय 0 प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन। तो हमको पता है कि सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इसलिए वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव भी 0 प्लस, अब सबसे मेन चीज है वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। तो तुम खुद बताओ कि स्यूडो फोर्स की वैल्यू भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब ये कंप्लीटली कांस्टेंट फोर्स है। और मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको बताया था कि अगर कभी भी कोई कंप्लीट कांस्टेंट फोर्स हो, है ना, कभी कोई कंप्लीटली कांस्टेंट फोर्स हो जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, तो उसका वर्क डन कितना होता है? फोर्स इनटू उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ, स्यूडो फोर्स तो ma है इनटू स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वो निकाल सकते हो ना? तुम आराम से बताओ, इस ड्रम की रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, तो बता इसके साथ एंगल बन रहा है, इससे r का एक कंपोनेंट r cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? r sin थीटा। बस आराम से बताओ कि यहाँ से तक स्यूडो फोर्स का वर्क डन कितना होगा? फोर्स इनटू उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है स्यूडो फोर्स तो ma इनटू यहाँ से यहाँ तक स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन में या x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? r sin थीटा, और प्लस आएगा यार। बताओ, स्यूडो फोर्स भी पीछे है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पीछे है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इससे प्लस। तो बस अब वैल्यू रख सकता हूँ मैं, चलो इसको मिटा देता हूँ, वैल्यू रख देता हूँ। सबसे पहले वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, तो हमको पता है कि स्यूडो फोर्स वैल्यू और डायरेक्शन दोनों में कंप्लीटली कांस्टेंट है, तो इसका वर्क डन फोर्स इनटू उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट,
तो फोर्थ स्यूडो फोर्स ma इंटू यहाँ से तक स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट r sin थीटा और प्लस आएगा क्योंकि स्यूडो फोर्स भी पीछे और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी पीछे, प्लस वर्क डन बाय जीरो क्योंकि फ्रीली मूव कर रहा है, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी जीरो क्योंकि सरफेस स्मूथ है, इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं इससे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर एक इंस्टेंट के लिए फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, प्लस सबसे मेन चीज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम आराम से बताओ कि इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनली ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और कितना ऊपर जा रहा है यार, r1 माइनस cos थीटा, ये पहले ही बता चुका हूँ, चाहो तो कर भी सकते हो। ये बताओ इसकी टोटल रेडियस r है, उसमें से ये डिस्टेंस कितनी चली गई, r cos थीटा, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, r माइनस r cos थीटा, मतलब r1 माइनस cos थीटा। तो बताओ इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनली ब्लॉक r1 माइनस cos थीटा जितना ऊपर जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh जितनी बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh, तो प्लस mg और h की जगह r1 माइनस cos थीटा। बस अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलो बताओ, सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसल, r से r कैंसल, तो इधर तो कितना बचेगा, a sin थीटा इक्वल टू इधर कितना बचेगा, g1 माइनस cos थीटा, और कई मूर्ख लोगों की तो गाड़ी यहीं आकर के अटक जाती है, आगे सॉल्व कैसे करें। तो वही मैथमेटिकल टूल में हमने चमका कर बताया था कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी sin थीटा हो और 1 प्लस cos थीटा है, 1 माइनस cos थीटा हो, तो उसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को थीटा बाय 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो तुम बताओ, इधर 1 को कैंसिल करना है ना, तो 1 को कैंसिल करने के लिए, 1 को कैंसिल करने के लिए cos थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख देंगे। और बताओ, इसको थीटा बाय 2 में कन्वर्ट किया है तो इसको भी थीटा बाय 2 में, तो sin थीटा का ऑपरेशन करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर कितना आएगा, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इधर कितना आएगा अपने पास, 2a sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 इक्वल टू इधर g, ये 1 से 1 कैंसल है ना, 1 से 1 कैंसल और माइनस माइनस का प्लस आ गया, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 ये हो गया। बताओ 2 से 2 कैंसल, और एक sin थीटा बाय 2 से एक sin थीटा बाय 2 कैंसल। तो बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, a cos थीटा बाय 2 इक्वल टू इधर g sin थीटा बाय 2, आगे सॉल्व कर लेना, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो tan थीटा बाय 2 इक्वल टू a बाय g, तो बताओ थीटा बाय 2 इक्वल टू tan इनवर्स a बाय g, और 2 को ट्रांसफर करेंगे तो थीटा 2 tan इनवर्स a बाय g, है ना, तो बस इसको थीटा मैक्स भी बोल सकते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि इस ड्रम को एक्सलेट कराएं तो ये सॉरी ड्रम के रिस्पेक्ट में ब्लॉक वर्टिकल से मैक्सिमम कितना एंगल डिफ्लेक्ट होगा, 2 tan इनवर्स a बाय g। हाँ बच्चों, अभी इसको सही तरीके से कर तो लिया, लेकिन कई मूर्ख लोग इसमें वही गलती करते हैं, है ना, कई मूर्ख लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए इस पर फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, है ना, ये करते हैं कई लोग कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है यार। ये तो मैंने तुमको चमका कर बताया था, है ना, मैंने पिछली क्लास में तुमको चमका कर बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, है ना, चमका कर बताया था कि इक्विलिब्रियम में अगर डिफ्लेक्शन एंगल पूछा हो तब तो फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा हो तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और उसके बाद वर्क एनर्जी की इक्वेशन लगाएंगे, है ना। तो चलो सेकंड पार्ट में हमको वही पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कि जब ड्रम के रिस्पेक्ट में ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा तो इक्विलिब्रियम में डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा वो देखना है ना। तो बस हमको अच्छे पता है कि इक्विलिब्रियम में डिफ्लेक्शन एंगल पूछा है तो इक्विलिब्रियम के लिए तो सिंपली फोर्सेस बैलेंस करेंगे, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इस बार भी हम गाड़ी के अंदर से देखते हैं तो ड्रम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और अंदर से देखने पर इस ब्लॉक पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे वो देखना है ना, वही इक्विलिब्रियम में डिफ्लेक्शन एंगल पूछा है तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में ब्लॉक थीटा एंगल जितना डिफ्लेक्ट हो गया, ये थीटा उस थीटा से अलग है, वो समझ जाना। चलो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में ब्लॉक
थीटा एंगल जितना डिफ्लेक्ट हो गया, तो बस इक्विलिब्रियम के लिए सिंपली इसको फोर्सेस बैलेंस करेंगे। ड्रम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अंदर से देखने पर ब्लॉक पर कौन-कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। तो बताओ, एक तो ब्लॉक पे इसका वेट है ग्रेविटेशन फोर्स mg, और कौन-सा बताओ स्यूडो फोर्स। तो बताओ पूरे ड्रम को आगे की ओर एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर। क्या हो रहा है? ये देख, तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इस पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर। और एक और नॉनसेंस फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ब्लॉक ड्रम की सरफेस को धक्का देगा, तो एज ए रिएक्शन ड्रम की सरफेस ब्लॉक को भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में धक्का देगी, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ऐसे चिल्लर टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट निकल जाता है। मेनली तो mg और ma यही है। तो तुम खुद बताओ, इस बार ये दोनों फोर्स पूरे स्लाइड नहीं कराएंगे, इनका टेंजेंशियल कंपोनेंट ही स्लाइड कराएगा। तो इनके कंपोनेंट करते हैं। तो देखो, mg के भी कंपोनेंट करते हैं, एक कंपोनेंट तो नॉर्मल और एक टेंजेंशियल, और ऐसे ही स्यूडो फोर्स ma के भी कंपोनेंट करते हैं, एक कंपोनेंट तो नॉर्मल और एक सरफेस के अलोंग मतलब टेंजेंशियल। चलो पहले mg के एंगल देखना है। तो आराम से बताओ कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी सिमिलर एंगल थीटा होगा। समझते हैं कि ये थीटा, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये फर्दर कॉम्प्लीमेंट्री थीटा। बस mg है, और इसके साथ एंगल बन रहा है इससे mg cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, मतलब ये mg sin थीटा। ऐसे स्यूडो फोर्स के भी कंपोनेंट कर सकते हैं। तो बताओ, स्यूडो फोर्स ma और इसके साथ एंगल बन रहा है, तो एक cos कंपोनेंट होगा ma cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, तो साइन कंपोनेंट ma sin थीटा। बस साफ-साफ दिख रहा है कि बताओ, ये दोनों फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, तो ये तो दबाने का काम करेंगे। तो बताओ, ब्लॉक इस सरफेस को ओवरऑल कितने फोर्स से दबाएगा? mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। तो ब्लॉक और सरफेस के बीच प्रेसिंग फोर्स कितना हो जाएगा? ये A है। हाँ, ब्लॉक और सरफेस के बीच प्रेसिंग फोर्स कितना हो जाएगा अपने पास? mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी बताओ, जो mg sin थीटा और ma cos थीटा है, ये दोनों फोर्स सरफेस के पैरेलल है, मतलब ये दोनों कंपोनेंट स्लाइड कराएंगे। बताओ, mg sin थीटा ये थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो ड्रम के रिस्पेक्ट में ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड कर जाएगा। ma cos थीटा ये ज्यादा हो गया तो ड्रम के रिस्पेक्ट में ब्लॉक ऊपर की ओर स्लाइड कर जाएगा। तो ड्रम के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये दोनों टेंजेंशियल फोर्स आपस में बैलेंस होने चाहिए। तो बताओ, इधर की ओर कितना है? ma cos थीटा इक्वल टू इधर की ओर कितना है? mg sin थीटा। तो ड्रम के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये टेंजेंशियल दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए। इसको सॉल्व कर लोगे ना, m से m कैंसल, तो सॉल्व करोगे तो tan थीटा इक्वल टू a बाय g, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाय g है। तो देखो, कंपैरेटिवली याद रखना, ये मैंने, है ना, मैंने पहले भी तुमको चमका कर बताया था। ठीक है, तो कंपैरेटिवली ध्यान रखना कि अगर इक्विलिब्रियम पर डिफ्लेक्शन एंगल पूछे तब तो फोर्स बैलेंस करेंगे, और अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल पूछे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और वर्क एनर्जी की कोई भी प्रॉपर इक्वेशन लिखेंगे, है ना। और देखो, इसमें भी वही इंटरेस्टिंग चीज है यार, कि बताओ, इक्विलिब्रियम के केस में डिफ्लेक्शन tan इनवर्स a बाय g, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन 2 tan इनवर्स a बाय g। तो तुम खुद बताओ कि इस बार भी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल है वो इक्विलिब्रियम के डिफ्लेक्शन का डबल आ रहा है। और ये क्यों आया, समझ गए ना? क्योंकि लकीली इसकी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 थी। तो ये चीज कई बार देख चुके हैं, है। तो मैंने तुमको पहले भी क्लियरली बताया था, है ना, पहले भी क्लियरली बताया था कि कभी भी पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो, है ना, कभी पार्टिकल रेस्ट में तो 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हो, तो उस केस में इक्विलिब्रियम में जितना डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसका डबल होगा। हाँ बच्चों, देखो, अभी तो हम ऐसे मामूली क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नॉर्मल रिएक्शन से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करके भी कर सकते हैं। कि इस ब्लॉक पर mg स्यूडो फॉर ma, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। बताओ, ये जो ब्लॉक है वो सरफेस को धक्का देगा, तो एज ए रिएक्शन है जो सरफेस है वो ब्लॉक को भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में धक्का देगा n। बस mg और ma सीधे ऐसे ही रहने देते हैं, और n टेढ़ा है तो उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो n का एक कंपोनेंट n cos थीटा और n sin थीटा इक्विलिब्रियम के लिए फोर्सेस बैलेंस करेंगे। बताओ,
आगे पीछे वाले फोर्स बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा? एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए। ऊपर नीचे वाले फोर्स बैलेंस करेंगे तो एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तथा दोनों का डिवाइड करेंगे तो एन से एन कैंसल, तो टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी से नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हो रहा है कई बार इसमें फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इसमें गलती हो सकती है, इसलिए हम तो इस तरीके से करेंगे। बाकी बुक में नॉर्मल रिएक्शन से किया होता है, तो वो भी कोई गलत नहीं। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने वर्क और एनर्जी की तीनों इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ ली। एक तो बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरी मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम और तीसरी एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो अब हम इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं और उसमें तुमको डिसाइड करना होगा कि इसमें बेस्ट इक्वेशन कौन सी रहेगी, है ना? वैसे तो हमको पता है कि कोई और इक्वेशन लगा दी तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन फालतू 0-0 लिखने पड़ जाएँगे। तो फालतू 0-0 लिखने का शौक नहीं है, इसलिए हम सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट इक्वेशन ही सिलेक्ट करेंगे। देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि 30 डिग्री एंगल का कोई फिक्स इंक्लाइन प्लेन है ना? उसकी सरफेस स्मूथ है। और देखो इधर जो दीवार है इससे हमने कोई हल्की सी स्प्रिंग जोड़ दी है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है और शुरू में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे मतलब ऑब्वियसली रिलैक्स पोजीशन में है। अब देखो इस इंक्लाइन से हम m इक्वल 20 केजी मास के किसी ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं, और रिलीज कर रहे हैं मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमको पता है कि रिलीज करेंगे तो ब्लॉक स्मूथली फिसलता और नीचे की ओर जाएगा। उसके बाद ये ब्लॉक स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा और स्प्रिंग को दबाएगा भी सही। और हमको दे रखा है कि ब्लॉक स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना दबाता है? 4 मीटर, मतलब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन 4 मीटर होता है। और हमको पता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन पर 1 इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर बाउंस होकर के वापस जाएगा। ठीक है? तो हमको देखना है कि ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। और उसमें हमको 2 केस दे रखे हैं। पहले केस में तो मानना है कि ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो, फ्रिक्शन लेस हो, तो ब्लॉक का मैक्सिमम नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट। और सेकंड पार्ट में दे रखा है कि ब्लॉक और इंक्लाइन की सरफेस रफ है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1/2√3 है, तब ब्लॉक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। हाँ बच्चों, पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमको दे रखा है कि इंक्लाइन और ब्लॉक के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ है और अब ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमको पता है कि छोड़ने पर ये ब्लॉक फिसलता हुआ नीचे की ओर जाएगा, फिर स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा, स्प्रिंग को दबाएगा। और हमको दे रखा है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन 4 मीटर हो रहा है और हमको पता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन पर 1 इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद बाउंस होकर के ऊपर जाएगा। तो हम एक क्लियरली बोल सकते हैं कि रेस्ट से रिलीज किया है इससे इनिशियल वेलोसिटी 0 और मैक्सिमम कंप्रेशन पर 1 इंस्टेंट के लिए फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक का मैक्सिमम नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। तो चलो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक का मैक्सिमम नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट L मान लेते हैं। तो चलो स्टार्टिंग पोजीशन को इनिशियल और मैक्सिमम कंप्रेस पोजीशन को फाइनल। तो तुम सोच के बताओ कि इनिशियल से फाइनल के बीच बेस्ट इक्वेशन कौन सी रहेगी? बताओ एनर्जी कंजर्वेशन, है ना? तुम खुद बताओ कि एक तो इस ब्लॉक को छोड़ दिया मतलब ब्लॉक फ्रीली मूव कर रहा है, कोई पकड़ करके तो नहीं ले जा रहे हैं ना। तो बस ब्लॉक को छोड़ दिया मतलब ब्लॉक बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है। और दूसरा सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, मतलब ब्लॉक पर फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लगेगा। तो बस ब्लॉक फ्रीली मूव कर रहा है और फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लगेगा, तो कंफर्म है कि ब्लॉक की एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। बस सिंपली इनिशियल से फाइनल के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। पहले ऑर्थोडॉक्स तरीके से लगाते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। बस इसमें हमको मेनली पोटेंशियल एनर्जी देखनी है।
तो हमको पता है कि एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल जी इन्वॉल्व होगी। शुरू में स्प्रिंग नेचुरल एंड पे तो पोटेंशियल जी 0 और बाद में स्प्रिंग एक्स में जितनी दब गई तो पोटेंशियल जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गई। लेकिन साथ में ब्लॉक थोड़ा बहुत वर्टिकली भी मूव कर रहा है। और बताओ, ब्लॉक थोड़ा बहुत वर्टिकली मूव कर रहा है मतलब इस बार ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी भी इन्वॉल्व होगी, है ना? इस बार ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी भी इन्वॉल्व होगी। और हमको पता है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करती है। तो तुम आराम से बताओ, इस ट्रायंगल में इंक्लाइन के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट एल है, ये एंगल थीटा है। तो बताओ ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो जाएगी? एल का साइन थीटा मतलब एल साइन 30, इतना तुमको आता होगा। ये इंक्लाइन के अलोंग डिस्टेंस एल है मतलब हाइपोटेनस एल, एंगल 30 तो ये परपेंडिकुलर एल साइन 30 ये होगा, ठीक है? तो बताओ इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी भी इन्वॉल्व है ना? तो मैंने बताया था कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए किसी न किसी एक लेवल पर 0 मान सकते हो। तुम चाहो तो यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 मान सकते हो या चाहो तो यहाँ 0 मान सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम लोएस्ट लेवल पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी 0 मान लेते हैं। तो बस यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 मानी है, तो यहाँ कितनी होगी? 0 प्लस mgh, जहाँ h होगा ये वर्टिकल हाइट L sin थीटा। बस बताओ इनिशियल से फाइनल के बीच आंखें बंद करके एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, वैल्यू रखते हैं। पहले के इनिशियल, तो बताओ इसको रेस्ट से रिलीज किया है तो इनिशियली वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 प्लस u इनिशियल। तो बताओ एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। पहले स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो बताओ जब ब्लॉक को रिलीज किया था, है ना? जब ब्लॉक को रिलीज किया जा रहा था तब तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल एंड पे थी, तो शुरू में स्प्रिंग में कोई स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन नहीं है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 और दूसरी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने इस नीचे वाले लेवल पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है। तो बताओ h ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? प्लस mgh, और h की जगह वर्टिकल हाइट मतलब L sin 30 ये आ जाएगा इक्वल टू k फाइनल। तो बताओ मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन पर वापस वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस u फाइनल। तो एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशन। तो तुम बताओ ये जो फाइनल वाली स्टेट है ना? बताओ इस स्टेट में स्प्रिंग एक्स मैक्स जितनी दब गई है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी? हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो हाफ के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 इंटू एक्स में स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन 4 का स्क्वायर और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो इस लेवल पर हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है। इससे एल निकाल सकते हैं ना? बताओ एम की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू जी 10 इंटू एल, और साइन 30 कितना होता है? 1/2 इक्वल टू इधर हाफ 100 इंटू 4 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 800। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास L इक्वल टू 8 आ जाएगा, सही है ना? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। L इक्वल टू 8 मीटर मतलब ब्लॉक का मैक्सिमम नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर इतना आ गया। अब देखो अभी तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन को, है ना? अभी तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन को बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स तरीके से लगाया था, लेकिन हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना? थोड़ा बहुत व्यापारियों के टाइप से डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमको पता है कि फ्रीली मूव कर रहा है और फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो इसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। लेकिन हम एनर्जी कंजर्वेशन को थोड़ा-सा व्यापारियों की मतलब शॉपकीपर की लैंग्वेज में भी लगा सकते हैं। चलो, है ना? थोड़ा-सा शॉपकीपर के टाइप से, व्यापारी के टाइप से सोचता। तो तुम बताओ कि काइनेटिक एनर्जी तो शुरू में भी 0 और लास्ट में भी 0 है। मतलब काइनेटिक एनर्जी में तो कोई ओवरऑल चेंज नहीं हुआ है। वही व्यापारियों की लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक L sin 30 जितना नीचे आया है, इसको एच बोल देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक L sin 30 इतना नीचे आया है, तो mgh जितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी और जितनी भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। इस टाइप से हम बोल सकते हैं, है ना? तो ये कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन को थोड़ा-सा व्यापारियों की लैंग्वेज में ऐसे लगा सकते हैं। बताओ काइनेटिक एनर्जी तो शुरू में भी 0 और लास्ट में भी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई ओवरऑल चेंज नहीं हुआ है। बस व्यापारियों की लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि ब्लॉक L sin 30 इतना नीचे आया है, तो mgh जितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी और जितनी भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी वो सारी की सारी
स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल जितनी भी रिलीज होगी, वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। बस आराम से बताओ कि यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक वर्टिकली कितना नीचे आ रहा है? L sin 30 इतना नीचे आ रहा है। तो कितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी? mgh, जहाँ h की जगह L sin 30। और बताओ जितनी भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, मतलब हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो बस वैल्यू रख दो, m की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10, l sin 30 हाफ इक्वल टू हाफ k कितना 100 और x मैक्स कितना हो गया 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा 8 मीटर। बाकी इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि दोनों का मतलब सेम ही। यहाँ हमने थोड़ा साइंटिफिक तरीके से किया और यहाँ थोड़ा सा शॉपकीपर के टाइप से हमने किया। हाँ बच्चों, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना। तो सेकंड पार्ट में भी सेम वही के वही सारे डेटास हैं, है ना? सारे डेटास वही हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है कि इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच सरफेस रफ है, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1/2√3 है। मतलब म्यू एस भी उतना ही और म्यू के भी उतना ही। अब देखो, इस बार भी हमने ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया है, तो स्मूथली फिसल करता हुआ नीचे जाएगा। और हमको पता है कि ब्लॉक नीचे की ओर फिसल रहा है तो टांग खींचने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, और फिसल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो कितना होगा? म्यू के इंटू इंक्लाइन एज से प्रेसिंग फोर्स mg cos थीटा, जहाँ थीटा कितना है 30 है। तो वही कि इस पे पीछे की ओर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और उसकी वैल्यू म्यू के इंटू प्रेसिंग फोर्स mg cos 30। चलो लग गया तो वैल्यू भी निकाल लेते हैं। बताओ म्यू के तो कितना है 1/2√3 है ना, इंटू mg, तो m 20, g है 10 और cos 30 होता है √3/2। तो √3 से √3 कैंसल, तो ये कितना हो गया 200/4 मतलब 50 न्यूटन। तो इस पर पीछे की ओर 50 न्यूटन जितना काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगेगा। तो बताओ इस बार भी ब्लॉक फ्रीली फिसलता हुआ नीचे आएगा, स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा, स्प्रिंग को दबाएगा, और वही इस बार भी स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन 4 मीटर ही है। तो इस बार ब्लॉक का मैक्सिमम नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? चलो इस बार भी मैक्सिमम नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट L मान लेते हैं। और हमको पता है कि इस बार भी मैक्सिमम कंप्रेशन पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बस वही घिसी-पिटी कहानी कि रेस्ट से रिलीज किया इससे इनिशियल वेलोसिटी 0 और मैक्सिमम कंप्रेशन पर एक इंस्टेंट के लिए फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। बस इस बार इनिशियल से फाइनल के बीच बेस्ट इक्वेशन कौन-सी रहेगी वो देखना है। तो देखते ही बताओ इस बार इनिशियल से फाइनल के बीच बेस्ट इक्वेशन कौन-सी रहेगी? मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। तुम खुद बताओ कि एक तो इस ब्लॉक को छोड़ दिया मतलब ब्लॉक फ्रीली मूव कर रहा है ना? वही कि एक तो ये ब्लॉक फ्रीली मूव कर रहा है तो अच्छा है, लेकिन इस बार सरफेस रफ है मतलब इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो ये ध्यान रखना कि ब्लॉक फ्रीली मूव कर रहा हो तो सही है, लेकिन सरफेस रफ है तो ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा। तो उसके कारण एनर्जी में लॉस होगा। तो इस बार इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो इस बार एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते तो फिर क्या लगाएंगे? मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बस इनिशियल से फाइनल के बीच मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग वर्क डन बाय अस मतलब हम जो वर्क करते हैं वो, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन जो वर्क करता है वो कहाँ जाता है? तो कुछ तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और कुछ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हमको अच्छे पता है कि इस बार एक तो स्प्रिंग है मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी, और ब्लॉक थोड़ा बहुत वर्टिकल मूव कर रहा है मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी। इससे आसानी के लिए इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और एक इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। बस अब भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रखते हैं। पहले वर्क डन बाय अस तो तुम खुद बताओ कि इस ब्लॉक को छोड़ दिया फ्रीली मूव कर रहा है, कोई हम तो पकड़ करके नहीं ले जा रहे हैं ना। तो ब्लॉक को छोड़ दिया फ्रीली मूव कर रहा है ना, हम पकड़ करके नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए हमारा वर्क मतलब वर्क डन बाय अस तो 0 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो तुम आराम से बताओ ये जो काइनेटिक फ्रिक है ना, आराम से बताओ कि इनिशियल से फाइनल तक काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा ना। तो बस काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है इसलिए इसका वर्क सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बस हमको अच्छे पता है
कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इसलिए इसका वर्क डन नेगेटिव होगा और वैल्यू कितनी होगी सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 50 इनटू यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट L ये इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमको पता है कि रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं इससे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर एक इंस्टेंट के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब सबसे मेन चीज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और अभी बताया था कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और एक इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। चलो पहले इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो तुम मुझे बनी बताओ कि शुरू में जो ब्लॉक को रिलीज किया था तब तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, मतलब शुरू में तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और बाद में अब फाइनल पोजीशन पर स्प्रिंग एक्स मैक्स जितनी दब गई है, तो बाद में स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। बस आराम से बताओ कि शुरू में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 और लास्ट में हाफ के एक्स स्क्वायर, तो तब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज भी कितना होगा, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर इतना ही होगा, ठीक है। प्लस इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो बस तुम आराम से बताओ कि इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनली ये ब्लॉक एल साइन थीटा जितना नीचे गया है ना, खुद बताओ। इनिशियल से फाइनल तक ब्लॉक एल साइन थीटा जितना नीचे गया है, तो इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी एमजे जितनी घटेगी, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल में इंक्रीज क्या लिखेंगे, माइनस एमजीएच। तो माइनस एमजी और एल की जगह एच की जगह एल साइन 30 ये रख देंगे, बस अब वैल्यू रख सकते हैं हम, है ना। तो ये आना चाहिए कि फ्रीली मूव करा इसे वर्क डन बाय 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेकिन माइनस इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 0, इंक्रीज इन पोटेंशियल को दो पार्ट में डिवाइड किया तो इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल जी तो हाफ के एक्स स्क्वायर और ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी एमजे जितनी घट रही है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल में इंक्रीज क्या लिखेंगे, माइनस एमजी जहां एच की जगह एल साइन 30 बस अब वैल्यू रख सकते हैं। तो इधर तो कितना आएगा, माइनस 50 इंटू एल आएगा इक्वल टू आरएचएस में कितना आएगा, हाफ के, तो के कितना है 100 इंटू एक्स मैक्स कितना है 4 का स्क्वायर माइनस एम कितना है 20, डायरेक्ट लिख रहा हूँ एम 20 जी 10 एल और साइन 30 1/2। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 एल ये आ जाएगा। आगे सॉल्व कर सकते हो ना, इसको उधर ट्रांसफर कर लो, तो उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या बचेगा 50 एल इक्वल टू इधर 1600 डिवाइड बाय 2 मतलब 800। हाँ बच्चों सॉरी, इधर 50 एल इक्वल टू 800, तो एल इक्वल टू 800 बाय 50 मतलब कितना आ गया 16 मीटर। तो इस बार ब्लॉक का मैक्सिमम नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर होगा। हाँ बच्चों, ये जो सेकंड पार्ट था उसको भी अभी हमने साइंटिफिक या टेक्निकल तरीके से किया। बाकी तुम चाहो तो इस सेकंड पार्ट को भी व्यापारियों के टाइप से कर सकते हो, है ना। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि तुमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 100 रुपीज निकाले, है ना, उसमें से तुम्हारे 20 रुपीज चोरी हो गए और बचे हुए जो रुपए हैं उसको तुमने बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कर दिए, है ना। तो बस बोल सकते हैं स्टेट बैंक से 100 रुपीज निकाले, उसमें 20 रुपीज चोरी हो गए तो बचे कितने 80, तो बचे 80 रुपीज तुमने बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कर दिए, है ना। ये कर सकते हैं बस यही हिसाब किताब हम यहाँ भी कर सकते हैं। ये तो ध्यान रखना कि अभी इसको हमने टेक्निकल तरीके से किया था, बाकी चाहो तो इस क्वेश्चन को भी हम शॉपकीपर के टाइप से कर सकते हैं। ये तुम खुद बताओ। तुम खुद बताओ कि काइनेटिक एनर्जी तो शुरू में भी 0 है और लास्ट में भी 0 है मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई ओवरऑल चेंज नहीं हुआ है। तो बस व्यापारियों की है ना, व्यापारियों की लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि ब्लॉक, है ना, ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक एल साइन थीटा जितना नीचे गया है, तो बताओ इसकी एमजी एल साइन थीटा जितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी। सॉरी बच्चों, है तो हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक एल साइन थीटा जितना नीचे गया है तो एमजीएल साइन थीटा जितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी रिलीज होगी। उसमें से बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी एनर्जी खा जाएगा, तो उसमें से काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी एनर्जी खा जाएगा वही
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, बस है ना, शॉपकीपर की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक mgl sin थीटा जितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल रिलीज हुई, उसमें से काइनेटिक फ्रिक्शन 50 इंटू एल जितना वर्क या एनर्जी खा जाएगा, तो बचेगी कितनी, mgl sin थीटा माइनस 50 इंटू एल। और बताओ जितनी भी बची एनर्जी है वो स्प्रिंग पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, मतलब हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। वही हो गया ना, स्टेट बैंक से 100 रुपीज निकाले, उसमें से 20 रुपीज चोरी हो गए, तो बचे हुए बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने जमा किए होंगे, 80। तो यहाँ भी वही कि यहाँ से यहाँ तक mgl sin थीटा जितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल रिलीज हुई, उसमें से फ्रिक्शन जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब 50 इंटू एल जितनी एनर्जी खा जाएगा, वेस्ट कर देगा, तो बचेगी कितनी, mgl sin थीटा माइनस 50 इंटू एल। और बची जितनी भी एनर्जी हो सारी की सारी स्प्रिंग पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, मतलब हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो एल इक्वल टू 16 मीटर इससे भी आएगा। तो ध्यान रखना कि दोनों टाइप से आना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से भी आना चाहिए और ये शॉपकीपर की लैंग्वेज में भी आना चाहिए तुमको। हाँ बच्चों, अब इसका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दे रहा हूँ कि तुमको करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने लिख दी है, मैं जस्ट यहाँ एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि 1 केजी मास की कोई बॉल है, इसको जमीन से u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बिल्कुल वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं। तो ये बॉल ऊपर की ओर मूव कर रही है, और इस बार हमको दे रखा है कि बॉल पर एयर का फ्रिक्शन भी लग रहा है। ये लैंग्वेज से ही पता चल रहा है। तो इस बार फुटबॉल जैसी बड़ी और कम डेंसिटी की बॉल है, तो इस पर एयर का फ्रिक्शन भी लग रहा है, और हमको दे रखा है कि बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंचती है। तो ये बॉल की अचीव की गई मैक्सिमम हाइट 18 मीटर है। तो बस हमको देखना है कि यहाँ से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक बॉल पर जो एयर फ्रिक्शन लगेगा उसका वर्क कितना होगा, मतलब एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी या डिसिपेट हो जाएगी, वो देखते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमको दे रखा है कि बॉल को 20 की वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, एयर का फ्रिक्शन भी लग रहा है, और बॉल की अचीव की गई मैक्सिमम हाइट 18 मीटर है, और हमको पता है कि मैक्सिमम हाइट पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो चलो आसानी के लिए इसको इनिशियल मान लेते हैं, और मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन को फाइनल मान लेते हैं, है ना। तो बस हमको पूछा है कि इनिशियल से फाइनल तक बॉल पर जो एयर फ्रिक्शन लगेगा उसका वर्क कितना होगा वो देखना है। तो बस तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ कि इनिशियल से फाइनल के बीच बेस्ट इक्वेशन इस बार कौन सी रहेगी। बिल्कुल सही बोला, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। बस तुम आराम से बताओ कि एक तो बॉल को 20 की वेलोसिटी देकर के छोड़ दिया, मतलब बॉल फ्रीली मूव कर रही हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको दे रखा है कि बॉल पर एयर का फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो बस तुम बताओ कि बॉल पर एयर फ्रिक्शन जैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है जो एनर्जी में लॉस करेगा, तो इस बार बॉल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। इस है ना, वही एयर फ्रिक्शन के कारण एनर्जी में लॉस होगा, तो बॉल की टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, तो फिर क्या लगाएंगे, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बस इनिशियल से फाइनल तक बस मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क डन बाय अस मतलब हम जो वर्क करेंगे वो, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन जो वर्क करेगा वो कहाँ जाएगा, कुछ तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और कुछ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बस भगवान का नाम लेकर के सबकी वैल्यू रख दो। पहले वर्क डन बाय अस कितना होगा, बिल्कुल 0। तुम खुद बताओ कि बॉल को 20 की वेलोसिटी दे करके छोड़ दिया है, तो बॉल फ्रीली मूव कर रही है, कोई हम पकड़ करके नहीं ले जा रहे हैं ना, तो बस बॉल फ्रीली मूव कर रही है, इसलिए हमारा वर्क तो बिल्कुल 0। प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक एयर फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है, तो उसको छेड़ते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और वर्क डन बाय फ्रिक्शन को ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो तुम बताओ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंक्रीज मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो बताओ फाइनली तो एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m की जगह 1 और v 20 का स्क्वायर, प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल जी, ये तो आराम से बोल सकते हैं
ये बताओ इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनली ये बॉल एच जितना ऊपर जा रही है ना वही। इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनली बॉल एच जितना ऊपर जा रही है, तो बस बॉल ऊपर जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच जितनी बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? प्लस एमजीएच ये लिखेंगे। बस अब तो वैल्यू रख सकते हैं ना। तो बताओ एलएचएस में तो कितना बचा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये तो निकालना है। इक्वल टू इधर कितना हो गया? माइनस हाफ इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 200 आएगा, और ये प्लस एमजीएच। तो एम कितना है? 1, जी 10 और एच कितना है? 18। तो ये कितना आ गया? इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपने पास कितना आएगा? -20 ना। बस हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस बॉल पर जो एयर फ्रिक्शन लग रहा है उसका वर्क डन -20 है। तो द एयर फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव है, मतलब एयर फ्रिक्शन वर्क या एनर्जी खा रहा है, और कितनी खा रहा है? 20 जूल जितना वर्क या 20 जूल जितनी एनर्जी खा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एयर फ्रिक्शन का वर्क तो -20 जूल, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एयर फ्रिक्शन 20 जूल जितना वर्क एनर्जी खाएगा, वेस्ट करेगा। तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितनी एनर्जी लॉस होगी? 20 जूल जितनी लॉस हो जाएगी। हाँ बच्चों, अभी तो इसको हमने साइंटिफिक मतलब किताबी तरीके से किया, लेकिन तुम चाहो तो इसको भी व्यापारी के टाइप से कर सकती हो, ठीक है? ये सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे तुम्हारे जेब में 100 रुपीज हैं, उसमें से 10 रुपए चोरी हो गए और बचे हुए तुमने बैंक में जमा किए, तो बताओ बैंक में कितने जमा किए? 90 रुपीज। तो वैसे ही इसको भी हम ऐसे व्यापारियों के टाइप से कर सकते हैं, है ना? तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि शुरू में बॉल के पास, है ना, तुम खुद बताओ कि शुरू में बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर, और लास्ट में 0 हो गई ना, मतलब इसकी हाफ एम यू स्क्वायर जितनी काइनेटिक एनर्जी खर्च हुई है। तो होता है काइनेटिक एनर्जी जितनी भी खर्च हुई है, कुछ तो एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस हो जाएगी, और कुछ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, है ना? तो इस टाइप से बोल सकते हैं यार। वैसे यही चीज़ हो गई ना, जैसे 100 रुपीज़ थे उसमें 10 रुपीज़ चोरी हो गए, बचे हुए 90 डिग्री बैंक में स्टोर हो गए। तो वैसे यहाँ भी बोल सकते हैं कि बॉल की, है ना, बॉल के पास टोटल हाफ एम यू स्क्वायर जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें कुछ तो एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वेस्ट हो जाएगी, और कुछ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा अपना। तो ये मैं दो-दो मेथड इसलिए बता रहा हूँ यार, क्योंकि हम जो टीचर लोग हैं वो करते तो इस व्यापारियों के तरीके से हम करते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं ये किताबी तरीके से। तो मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। किताबी तरीके से हो तो टेक्निकली भी कर सकते हो, वर्क पर हैं जी के सारे क्वेश्चन को व्यापारियों के टाइप से भी कर सकते हो। हाँ बच्चों, अब ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.6 करते हैं। फिर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं पहले बता देता हूँ। फिर तो एग्जाम्पल नंबर 6.6 में क्वेश्चन की लैंग्वेज ये सारी है। फिर तुम वीडियो पॉज़ करके क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देना। मैं डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो इसको देख लेना। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि m इक्वल टू 1 केजी मास का कोई ब्लॉक है। ये किसी m इक्वल टू 1 केजी मास का कोई ब्लॉक है। ये किसी रीजन में एंटर करता है, और x इक्वल टू 0.1 पर ये ब्लॉक एंटर करता है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। अब देखो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि x इक्वल टू 0.1 से x इक्वल 2.01, इस वाले पार्ट में इस ब्लॉक पर अपोजिंग डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। और देखो इस पर जो रेजिस्टिव फोर्स या जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो x कोऑर्डिनेट के साथ चेंज कर रहा है ना? और हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि x इक्वल 0.1 से 2.01, इस वाले रीजन में रेजिस्टिव फोर्स x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, और कैसे डिपेंड कर रहा है? k बाय x पे डिपेंड कर रहा है, जहाँ k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.5 है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि इस रीजन में रेजिस्टिव फोर्स कैसे चेंज कर रहा है? 0.5 upon x ऐसे चेंज कर रहा है ना? रेजिस्टिव फोर्स डिस्टेंस के साथ ऐसे चेंज कर रहा है। तो हमको पता है कि इस रेजिस्टिव फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी घटेगी। तो बस इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो जब x इक्वल 2.01 इस पॉइंट को पार कर जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो देखना है, ठीक है ना?
चलो इसको करते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग पोज़ीशन को इनिशियल और इस वाली पोज़ीशन को फाइनल मान लेते हैं। तो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि बताओ इनिशियल से फाइनल के बीच इस बार बेस्ट इक्वेशन कौन-सी रहेगी? है ना? बताओ कौन-सी रहेगी? बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना? सबसे पहले तुम देखते ही बताओ कि ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स जैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, इसलिए इसकी एनर्जी में लॉस होगा। एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। तो फिर तुम चाहो तो मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। अब ध्यान रखना कि इसमें मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, कोई पाप नहीं है, लेकिन बताओ इस बार पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है ही नहीं। ब्लॉक हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ना, तो इस बार पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है ही नहीं। और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि वर्क पावर के किसी क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हो ही नहीं, तो फिर मॉडिफाइड की क्या जरूरत है? बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। चिंता मत करना, किसी ने मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आएगा, लेकिन उसमें इंक्रीज इन पोटेंशियल को 0 लिखना पड़ेगा। तो अगर किसी को ये 0 लिखना है, अंडा देने का शौक हो, तो वो चाहे तो मॉडिफाइड लगा सकता है, लेकिन हमको पता है ना? कि मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन इस बार पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है ही नहीं। तो इस बार बेस्ट रहेगी बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बस सिंपली इनिशियल से फाइनल तक बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, मतलब इनिशियल से फाइनल तक सारे फोर्सेस का टोटल वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है तो सारे फोर्सेस के टोटल वर्क डन में केवल इस रेजिस्टिव फोर्स है, इस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क आएगा। बताओ और किसी का वर्क इन्वॉल्व होगा ही नहीं। तो बताओ सारे फोर्सेस के वर्क में केवल इस फ्रिक्शन फोर्स, है ना, केवल इस फ्रिक्शन फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स का ही वर्क आएगा। और हमको अच्छे पता है कि इस रीजन में जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कांस्टेंट या डिस्टेंस के साथ चेंज कर रहा है। तो इसका वर्क डन कितना होगा? इंटीग्रेशन एफ आर इंटू डी एक्स, लेकिन माइनस होगा। तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है ना। बस हमको पता है डायरेक्टली कि रेजिस्टिव फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इसलिए इसका वर्क डन नेगेटिव होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इंटीग्रेशन एफ आर इंटू डी एक्स ये होगा। बस हम कर सकते हैं ना। तो रेजिस्टिव फोर्स अपोजिंग है, इससे वर्क डन नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड इंटीग्रेशन एफ आर डी एक्स। तो एफ आर कितना है? 0.5 ओपन एक्स इंटू डी एक्स ये लगा देंगे। और बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल टू 0.1 से x इक्वल टू 2.01 तक मूव करा है ना। तो लिमिट x इक्वल टू 0.1 से x इक्वल टू 2.01 ये लेंगे। बस अब इसको ढंग से सॉल्व करेंगे। तो तुम बताओ माइनस, और ये जो 0.5 है वो कांस्टेंट बाहर, है ना, मतलब जगह नहीं है, इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ कि माइनस 0.5 कांस्टेंट है बाहर। और बताओ अंदर क्या बचा? dx अपन x। तो हमको पता है कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x मतलब ln x। ये ध्यान रखना, माइनस 0.4 बार 1/x dx का इंटीग्रेशन log x या ln x होगा। और लिमिट x इक्वल टू 0.1 से x इक्वल टू 2.01। आगे सॉल्व कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कि इस रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन माइनस 0.5 तो है लिमिट रखते हैं। अब देखो जगह की कमी नहीं है, इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये लिमिट कैसे रखेंगे? पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। तो तुम बताओ अपर लिमिट पे x की जगह 2.01 लिखेंगे तो ln 2.01 आएगा, माइनस लोअर लिमिट पे x की जगह 0.1 रखेंगे तो x ln 0.1 आएगा। और हमको पता है कि log a माइनस log b को हम क्या लिख सकते हैं? log a ओपन b। तो log 2.01 ओपन 0.1। बताओ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ln 20.1 इतना आ जाएगा, है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो, है ना, इसमें प्रॉपर लिमिट रख करके सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ln 20.1। और देखो अगर मेडिकल का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो अपने मेडिकल के एग्जाम में तो इसकी वैल्यू दी होगी, है तो हमको दिया होगा कि ln 20 पॉइंट, है ना, मेडिकल के एग्जाम में तो दिया होगा कि ln 20 प्लस 0.1 अप्रोक्सीमेटली 3 होता है, ये हमको दिया होगा, ठीक ना। लेकिन जेई में चीजें नहीं देता है, क्योंकि जेई के बच्चों से एक्सपेक्टेड होता है कि इसकी वैल्यू भी जुगाड़ विद्या से निकाल लें। तो चलो एक बार ln 20.1 की वैल्यू जुगाड़ विद्या से निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो तुम बताओ
कि ln 20.1 को अप्रोक्सीमेटली ln 20 लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा इससे प्रेम नहीं है। तो ln 20.1 को अप्रोक्सीमेटली ln 20 लिख सकते हैं, ठीक है? है ना? और हमको पता है कि ln 20 को हम क्या लिख सकते हैं, ln 2 into 10, तो तब दोनों को अलग-अलग करेंगे तो मल्टीप्लाई एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको ln 2 प्लस ln 10 ये लिख सकते हैं। बस वैल्यू रखते हैं। देखो, ये तुम केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में तुम पढ़ोगे कि अगर नेचुरल लॉग हो जिसकी बेस ई हो, तो ln 2 की वैल्यू होती है 0.693, या तो केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम कि अ, नेचुरल लॉग, मतलब लॉग की बेस ई है ना, तो ln 2 की वैल्यू होती है 0.693 प्लस ln 10, तो बस लॉग की बेस ई है, तो ln 10 की वैल्यू होती है 2.303, इतनी होती है, ठीक है? तो इसमें और जुगाड़, 0.693 को अप्रोक्सीमेटली 0.7 और इसको 2.3 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ गया 3। चिंता मत करना, अगर मेडिकल का कोई बच्चा होगा तो मेडिकल के एग्जाम में तो ये ln 20.1 की वैल्यू 3 हमको दे रखी होगी, लेकिन कोई जेईई का बच्चा है तो जुगाड़ लगा करके सोच सकता है कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगी। बस बताओ, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपने पास कितना हो गया, माइनस 0.5 इंटू 3 करेंगे तो माइनस 1.5 जूल। बस जो हमको मीन चाहिए था हमको मिल गया, है ना? यहाँ से यहाँ तक से लक्ष्मण रेखा बनाया, तो चलो ये तो यहाँ से यहाँ तक ये जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है उसका टोटल वर्क डन माइनस 1.5 जूल होगा। तो बस इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी वो देखना है। तो हमको पता है कि इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इनिशियल से फाइनल के बीच बेस्ट इक्वेशन कौन सी रहेगी, बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इनिशियल से फाइनल तक सारे फोर्सेस का टोटल वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और बताओ, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल, बस वैल्यू रखते हैं। बताओ, सारे फोर्सेस में, है ना, सारे फोर्सेस के वर्क डन में बताओ वर्क डन किसका होगा, केवल इस रेजिस्टिव फोर्स का होगा, बाकी और किसी का वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन केवल इस रेजिस्टिव फोर्स का होगा, और रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन कितना है, माइनस 1.5 जूल इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो बताओ, फाइनल वेलोसिटी v फाइनल है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, तो 1 इंटू v फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड 2 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m की जगह 1 और v की जगह 2 स्क्वायर, ठीक है? आगे इसको सॉल्व कर लेना यार, कितना आ जाएगा ये, हाफ, सॉरी, आगे इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, v फाइनल स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना है, ये माइनस 1.5, है ना? इस -2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो v फाइनल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0.5, 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अंडर रूट करेंगे तो v फाइनल इक्वल टू भी कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस ब्लॉक की फाइनल स्पीड 1 मीटर